हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। आज हमारी स्टैटिक जीके क्लास में स्टैटिक जीके की क्लास हम अभी शुरू करने वाले हैं और हमेशा की तरह हम हमारी क्लास में जिक्र करेंगे 10 क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चंस होने वाले हैं रिलेटिवली साइंस में, जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं और इनमें हम फिजिक्स सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि हाइड्रोजन का गुब्बारा, ये क्या बोला कि हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है। मंडराने से यहां मतलब है कि वो ऊपर की ओर क्या कर जाता है, लिफ्ट कर जाता है। यानी क्या है, हाइड्रोजन का गुब्बारा है हमारे पास में, ये कोई गुब्बारा है, ठीक है। और हाइड्रोजन का गुब्बारा का मतलब है कि अंदर क्या है, H2 गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? H2 गैस इसके अंदर भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। और ये गुब्बारा क्या करता है कि ये ऊपर की तरफ जाता है। कहां जाता है? अप साइड जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये क्यों जाता है? देखो, सबसे पहले ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ऊंचाई में कमी से वायुदाब घटता है। क्या कह रहा है कि ऊंचाई में कमी से वायुदाब घटता है। ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि वजन में कमी से वायुदाब घटता है। किससे? किसकी वजह से? वजन में कमी से। और ऑप्शन सी में कह रहा है कि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, ठीक है, उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। और ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन के लिए 3 में से एक सवाल, एक जो ऑप्शन है वो हमारा सही होने वाला है। 4 में से एक हमारे सही होने वाले हैं, 3 हमारे गलत होने वाले हैं। तो इसमें से गलत ऑप्शन कौन से? पहले देखिए, गलत को छांटते हैं, गलत को अलग करते हैं, उसके बाद में हम सही जवाब की बात करेंगे। पहले ये कह रहा है कि ऊंचाई में कमी से वायुदाब घटता है। देखो, ऊंचाई में कमी से वायुदाब जरूर घटता है, लेकिन उसके लिए गुब्बारे का ऊपर उठने के लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में ये कह रहे हैं कि वजन में कमी से वायुदाब घटता है। देखिए, वजन में कमी से वायुदाब का घटना कोई रिलेशन नहीं है, वजन में कमी से वायुदाब के घटने का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी में इसने कहा कि गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा। ऑप्शन सी क्या कहेगा, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो? देखिए, आपने आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ा होगा, आपने आर्किमिडीज सिद्धांत जो है आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरती है या डूबती है, ठीक है। तैरने और डूबने के बारे में उसमें बात की गई है। तो जो सबसे पहला नियम उसमें यह कहता है कि अगर विस्थापित किए हुए पानी का वजन अगर किससे कम हो, उस सब्सटेंस के जिस वस्तु ने वजन कम किया है, जिस वस्तु ने पानी को विस्थापित किया, अगर उस वस्तु के वजन से कम हो तो वो वस्तु क्या होगी, पानी के ऊपर तैरेगी। सिमिलरली गुब्बारे के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर उसके द्वारा विस्थापित वायु का वजन, ठीक है, उसके वजन से कम हो, वायु के वजन से उसका वजन कम हो, तो ऐसे में वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है, ऊपर की ओर क्या करेगा, मंडराएगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे बिल्कुल ही सीधा सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। कह रहा है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। यानी सीधी सीधी बात है, आपको यह बताना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम क्या था, ठीक है। अब ये जो चीज है ये ऑब्वियसली आपको याद होगी। इन चारों ऑप्शंस में से मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको शायद इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, न्यूटन की गति के 3 नियम थे हमारे पास में, ठीक है। 3 उन्होंने नियम दिए थे, इसमें 3 लॉज थे हमारे पास में। सबसे पहले ऊर्जा की बात, देखो ऊर्जा में न्यूटन की गति के नियम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नियम किसका है, गति का है। तो ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है, कार्य से कोई मतलब नहीं है, संवेग से भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि गति और संवेग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा कि किसकी संकल्पना देता है, जड़त्व की संकल्पना देता है। अब ये जड़त्व क्या होता है? देखो, जड़त्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी नहीं हो। तो इनर्शिया क्या होता है? देखो, इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज है, कोई भी जो वस्तु है, वो क्या रहती है, वो अपनी अवस्था के लिए क्या होती है, वो अपनी अवस्था के लिए सेंसिटिव होती है। मतलब उसको क्या रखती है, जकड़े रखती है। क्या उसमें जकड़े रखती है, यानी कहने का मतलब है कि अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है। मैं इसको थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए कि क्या होता है। जड़त्व क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होती है, वो अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है, अवस्था में बने रहना चाहती है। बने रहना चाहती है का क्या मतलब है कि अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है। क्योंकि जब तक इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी बस में बैठते हैं तो आपको झटका फील होता है, ठीक है। यानी कोई चीज अगर चल रही है, कोई चीज अगर
चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो क्या रहती है, रुके रहना पसंद करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, न्यूटन की गति का संकल्पना किसकी संकल्पना देता है, जड़त्व की संकल्पना देता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, सो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में है, लेकिन इस चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, तो इस सवाल को भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसमें ये कह रहा है कि कक्षा में, देखो कक्षा का मतलब होता है कि जैसे अर्थ के, जैसे हमारे पास में ये हमारी धरती है, ठीक है, तो धरती के कुछ हिस्से तक, जैसे यहां तक हम मान लेते हैं कि इस हिस्से तक धरती की कक्षा है। कक्षा का मतलब है कि वो जगह जहां पे क्या फील की जा सके, जहां पे ग्रेविटी फील की जा सके, ठीक है, जहां पे गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया जा सके। तो कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति, भारहीनता का मतलब होता है वेटलेस, यानी कि वजन क्या होगा, कम महसूस होगा। ठीक है, कम वजन महसूस होगा, यानी कि आपको कैसा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। ठीक है, तो ये चीज किसकी वजह से होती है, अनुभूति का कारण है। पहले ये बोल रहा है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, ठीक है, क्या बोल रहा है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। दूसरे ऑप्शन में ये कह रहा है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना, भारहीनता। देखो भार जो होता है, देखो समझना इस बात को, थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए मैं इसको एक स्लाइड से आपको समझा देता हूं ताकि आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो। देखो जब भी भार की हम बात करते हैं तो भार क्या होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, एक गुणनफल होता है। ठीक है, द्रव्यमान को जब आप गुरुत्वाकर्षण से गुणा कर देते हो तो क्या महसूस होता है, भार महसूस होता है। तो देखो द्रव्यमान तो हमेशा कैसी राशि है, ये आपको याद रखना कि द्रव्यमान हमेशा कैसी राशि रहती है, कांस्टेंट रहती है, अपरिवर्तित रहती है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। तो भार कम कब होगा, भार कम सिर्फ तभी होगा जब गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इनमें से हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या हो, आपको कम गुरुत्वाकर्षण की जहां पे बात की गई हो। देखिए किस ऑप्शन में ऐसी बात की गई है वो हमारा सही आंसर होगा, बाकी हमारे क्या होंगे, गलत जवाब होंगे। पहले में ये कह रहा है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। देखो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग एग्जिस्ट लाइक दिस थिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि भारी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। देखिए ऐसा नहीं होता, अंतरिक्ष यान के अंदर जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, मानव निर्मित गुरुत्वाकर्षण की जो कंडीशंस हैं वो बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी में कह कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का नाम। देखो ऊर्जा तो सीधी सीधी गलत लगी रही है कि ऊर्जा से तो वैसे कोई लेना देना नहीं, तो किससे लेना देना है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, यानी जब वो मूव कर रहा होता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो हमको कम फील होती है और उस वजह से क्या होता है, वेटलेस फील होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ये बहुत ज्यादा हैवी साइंटिफिक अप्रोच के साथ मैं नहीं कहूंगा, बहुत ही सीधा सा सवाल है अगर आप इसको समझेंगे तो। इस सवाल में देखिए क्या है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। ये क्या कह रहा है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि देखो ये बहुत ही सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि पत्थर पैराशूट से भारी है, नहीं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है पैराशूट भी भारी हो, बड़े पैराशूट होंगे तो भारी होंगे, लेकिन पैराशूट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे हमारे पास में कोई भी पैराशूट है, ये हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा कोई भी पैराशूट है। ठीक है, अगर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे ही आएगा। ठीक है, ये हमें पता है। और अगर हम इसी ऊंचाई से अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वो फटाक से आ जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है, देखो पत्थर पैराशूट से भारी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है कि पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है। देखो इतनी इलॉजिकल बात कोई करेगा नहीं। ठीक है, कि पत्थर में कोई यंत्र नहीं है, पैराशूट में यंत्र है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे ऑप्शन जनरली होते नहीं है। डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होता। बचा कौन, ऑप्शन सी यहां पे बचा, जो क्या कहता है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक महसूस होता है। ठीक है, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये ज्यादा है। अब हम जानते हैं इस बात को, मैं इसको थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। देखिए समझिए कि किसी भी चीज के लिए जब भी वो कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होगी, नीचे से ऊपर जा रही होगी, तो हम सबको पता है कि एनवायरमेंट में चारों तरफ क्या है, वायु है। चारों तरफ क्या है, वायु है हमारे पास में। अब इस वायु में से जब भी कोई छोटी चीज आएगी, देखिए यहां से अगर कोई छोटी चीज आ रही है, जैसे ये पत्थर अगर नीचे गिर रहा है, ये नीचे की तरफ अगर ये पत्थर आ रहा है, तो इसके लिए जो प्रतिरोध लगेगा ऊपर की तरफ, जो घर्षण होगा, जो आपका क्या फ्रिक्शन जो लगना वाला है, वो क्या हो जाएगा, यहां पे कम लगेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि कोई बड़ा सार का ऐसे पैराशूट है, ये पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, जब ये नीचे आता है तो जो वायु का प्रतिरोध है वो रिलेटिवली क्या लगता है, थोड़ा सा
ज्यादा लगता है। इसी वजह से यहां पे क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा, ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है। इसमें ये कह रहा है कि पर्वतीय सतलों में ठंडी तुषार वाली रात में, ठंडी तुषार से ये कंफ्यूज होने वाले वर्ड्स हैं, इनको ज्यादा ध्यान नहीं देना, सीधी सी बात है। ये क्या कह रहा है, ये ठंड की बात कर रहा है, और तुषार का मतलब होता है जो बर्फ गिरती है उस समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं। ऑप्शन इसने 4 दिए हैं, 4 में से एक ऑप्शन तो बिल्कुल सीधा सीधा समझ आएगा आपको कि जिस वस्तु से पाइप बने होते हैं वो ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाती है। देखो इस चीज को भी हम सही नहीं कह सकते कि जिस वस्तु से पाइप बने होते हैं ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपके पास में ये मान के चलिए कि उस जगह पे मान लो हम मान लेते कि 50 घर है, ठीक है, हम मान लेते कि वहां पे क्या 50 घर है, तो 50 घर के लोग जरूरी नहीं कि एक ही धातु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अलग अलग धातु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बात सही नहीं होगी। ऑप्शन बी में ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में ये कह रहा है, सॉरी ऑप्शन डी में तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इनको तो हटा ही दो, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, ठीक है, इतने सीधे जवाब इनके नहीं होते। सी में ये कह रहा है कि तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे टूट जाते हैं। देखो ये ऑप्शन भी कहीं भी सही नहीं लग रहा कि तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे टूट जाते हैं, क्योंकि जंग जो होता है वो धीरे धीरे लगता है, ठीक है, जंग जो होता है वो क्या लगता है, धीरे धीरे लगता है, वो एकदम से लगने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में जंग लग जाए, ठीक है, ये समय लेने वाली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1 मिनट में नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझेंगे कि वो कैसे हिमकृत होकर फैल जाते हैं। देखो आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी पानी है, मान लीजिए पानी की कितनी अवस्था होती है, पानी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठीक है, तीनों अवस्था में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मान लेते हैं कि पानी किसमें है, द्रव अवस्था में, यानी कि लिक्विड स्टेट में है, और उससे जब वो बर्फ बनता है, ठीक है, जब बर्फ बनता है तो पानी क्या होता है कि फैलता है। जब भी वो जमता है, पानी जब जमता है तो क्या होता है, फैलता है। तो अगर मान ले कोई पाइप है हमारे पास में, ये हमारे पास में मान लेते कोई एक पाइप है और इसके अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब जितना भरा हुआ है उतना भरा हुआ है, जैसे ही ये जमेगा तो जमते ही क्या होगा, ये फैलेगा, और फैलते ही क्या करेगा, बाहर की तरफ बल लगाने शुरू कर देगा, ठीक है, जो पाइप की जो दीवारें हैं उनके ऊपर बल लगाने शुरू कर देगा। और रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, मान लेते किसी भी एक एंड से चलिए, जैसे कि यहां से किसी भी एक जगह से क्या होगी, पाइप जो होगी वो फट जाएगी, ठीक है, किसी भी एक जगह से जो पाइप होंगे वो फट जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। प्रचक्री का क्या मतलब होता है, देखो जिसको आप क्रिकेट आप जरूर खेले होंगे तो आपने नाम सुना होगा एक स्विंग के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये तीनों विकेट हैं, ठीक है, और यहां से कोई बॉलर अगर बॉल करवा रहा है तो वो फेंकता इधर से, ऐसे होके कई बार बॉल जाती हैं, ठीक है, ऐसे होके घूम के कई बार बॉल जाती हैं, इसको स्विंग बोलते हैं, ठीक है। और इस स्विंग को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रचक्री बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रचक्री हम लोग बोल देते हैं। तो ये कि बॉल के दोलन की व्याख्या किससे की जा सकती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही इसके बारे में बात कर रहा है। पहले में ये बोल रहा है कि पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, दूसरे ऑप्शन में यह कह रहा है कि वायु की उपलावकता के आधार पर, ऑप्शन सी में कह रहा है कि पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, और ऑप्शन डी में यह कह रहा है कि बर्नौली के प्रमेय के आधार पर, ठीक है। ये हमारे पास में इसका जवाब है। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा, देखो कंसेप्ट के साथ हम बात करेंगे, सही जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में यह कहा कि पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, देखो ये ऑप्शन सीधे सीधे गलत होगा, क्योंकि जो क्रिकेट बॉल होती है वो बहुत हल्की नहीं होती है, ठीक है, ये आप मान के चलिए कि वो इतनी हल्की नहीं होती है कि हवा में थोड़ा सा चेंज आए और उसके साथ घूम जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में ये बोला कि बर्नौली प्रमेय के आधार पर, देखिए बर्नौली प्रमेय जो होती है, बर्नौली प्रमेय का सीधा सीधा रिलेशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम के साथ में, ठीक है, यानी कि दाब और आयतन का रिलेशन की वो बात करता है, उसको किसी चीज के घूमने से नहीं घूमने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी में कह रहा है कि पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, देखिए ये भी थोड़ी सी इनएप्रोप्रिएट टर्म है, ये इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिसमें यह कह रहा है कि वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, वायु की उत्प्लावकता। देखो उत्प्लावकता क्या होती है कि उसमें क्या होते हैं कि क्रिकेटर्स क्या करते हैं, देखिए इस चीज को थोड़ा समझते हैं यहां से। जैसे आप मान के चलिए कि ये हमारे पास में यहाँ पे जो हमारा जो स्टंप्स हैं वो यहाँ पे हैं, तो वो क्या करता है, देखो हमें पता है कि पूरे स्पेस में वायु भरी हुई है, ठीक है, हमें पता है कि हमारे पूरे स्पेस में क्या है,
वायु भरी हुई है और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब स्विंग कराते हैं तो वो इसी स्पेस को यूज करते हैं, इनके जो बीच में स्पेस होता है इसी में से होके बॉल जाएगी, कोई भी बॉल जाएगी इसी स्पेस के बीच से होती हुई जाएगी और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए वो बॉल को क्या कराते हैं, स्विंग कराते हैं। तो ये उत्प्लावकता के आधार पर यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ये प्रत्यास्थ क्या होती है, प्रत्यास्थ का क्या मतलब होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक, आप यूं मान के चलिए स्ट्रॉन्ग टाइप मटेरियल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब यहां पे है सॉलिडिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा क्या होगा, जो है प्रत्यास्थ होगा। इसको इंग्लिश में हम एक शब्द होता है, इंग्लिश में हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि सख्त होना किसी चीज का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होना, सख्त होना। रिजिड का मतलब होता है सख्त, ठीक है। तो आपको ये बताना कि इनमें से किसकी जो सतह होगी वो नॉर्मली सख्त होती है। देखो पहले ऑप्शन में ये बात कर रहा है रबड़, दूसरे में कह रहा है गीली मिट्टी, तीसरे में कह रहा है स्टील और चौथे में कह रहा है प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से आप अब तक समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टील इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, बी और डी तीनों इसके क्या होंगे, गलत जवाब होंगे, ठीक है। ये तीनों इसके गलत जवाब होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, रिलेट करना है अपनी डेली लाइफ से। इसमें यह कह रहा है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। तो गेंद गिरती है, आपको यह बताना है कि गेंद कहां गिरेगी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई कार है, ठीक है। ओपन कार की इसने बात की, मैं एक काम चलाओ जीप बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ये हमारी जीप है, ठीक है। यहां पे कोई बच्चा बैठा है, ठीक है। और ये जीप जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जो है एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक है। यहां ड्राइवर वगैरह इमेजिन कर लीजिए, ये गाड़ी चल रही है। अब ये बच्चा क्या करता है कि जैसे इस तरफ बस चल रही है तो ये क्या कर रहा है कि यहां से ऊपर की तरफ इसने कोई गेंद उछाली है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये गेंद अब कहां गिरेगी। ये बच्चे के ये बोल रहा है कि उसके पीछे गिरेगी, उसके सामने गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी या उसके बगल में गिरेगी। तो इसमें से सही जवाब ढूंढना है, इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। देखो जब वो कह रहा है कि उसके बगल में तो गिरने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी क्या है, सीधी चल रही है। क्या क्या बोल रहा है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा, यानी गाड़ी कैसे जा रही है, स्थिर गति से सीधी जा रही है। तो उसके बगल में तो गिरने का वैसे ही कोई मतलब नहीं रहा, और गाड़ी चल रही है तो उसके हाथ में भी नहीं गिरेगी, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं स्लाइड को। अब देखिए इसको समझते हैं कि उसके बगल में तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, उसके हाथ में भी नहीं गिरेगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, अगर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसके सामने भी नहीं गिरेगी। कहां गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी। जो बॉल है वो कहां गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 38 को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा सवाल है। इस सवाल ने मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया होगा कि ये क्या पूछ लिया, ठीक है। देखो हम ये समझते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई स्टेज है, ठीक है, और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है एक ही जगह के ऊपर, ठीक है। इस जो ये इसका सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट के लिए फिक्स है, और इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। और यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है इसके बिल्कुल बीच में, ठीक है। यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये काम चलाओ हमारा व्यक्ति है, और ऐसे पूछ रहा है कि जब ये स्टेज के ऊपर खड़ा है तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति भी क्या करेगा, स्टेज के साथ ही गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, अगर ये खुद कुछ नहीं कर रहा है तो। ये कह रहा है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। कोणीय चाल का मतलब ये है कि जब ये गोल घूमेगा, जब ये मंच क्या होगा, गोल घूमेगा, तो इसको क्या आने शुरू हो जाएंगे, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और चक्कर आने का मतलब ये है कि ये भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा किसी न किसी दिशा में क्या होगा, जो है विस्थापित होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, इसका हल्का हल्का क्या शुरू हो जाएगा, विस्थापन शुरू, क्योंकि चक्कर आने शुरू हो जाएंगे तो एक जगह पे टिक के रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे बचना चाहिए, देखो ये कह रहा है कि अपने हाथ एक साथ मिला ले। पहले ऑप्शन में क्या कहा कि अपने हाथ एक साथ मिला ले। देखिए इन ऑप्शंस को पहले समझते हैं ध्यान से, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब ऑप्शंस को समझते हैं कि अपने हाथ एक साथ मिला ले। ऑप्शन बी में कह रहा है कि अपने हाथ ऊपर उठा ले। ऑप्शन सी में कहा कि अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे, और ऑप्शन डी में कहा कि हाथ उठाकर बैठ जाए। देखिए बात समझिए यहां से कि इसमें जो सही जवाब होगा वो बड़ा ही सीधा सा यहां पे दिख रहा है कि अपने हाथ क्या करे, बाहर की ओर फैला दे। अगर बाहर की ओर फैला देगा तो उस टाइम में क्या होगा कि जो घूमना है वो कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, हम मान लेते कि जैसे 60 से 70% भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से नहीं बचेगा लेकिन 60 से 60 to 70% क्या हो जाएगा, वो
हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ए, बी और डी तीनों इस बार फिर से क्या होंगे, इसके गलत जवाब होंगे। और ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो हमारा सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो वैसे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद रखने वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल बल है। तो मूल बल कितने होते हैं हमारे पास में? मूल बल बेसिकली हमारे पास में 4 ही होते हैं, और ये चारों जो हैं हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं। हमें ऑप्शन में चारों के चारों मूल बल दे रखे, तो इनमें से सबसे कमजोर बल यहाँ पे कौन सा होगा? देखो सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, मैं आपको याद करने के लिए बताता हूं कि हमें क्या करना होगा, इसको याद ही रखना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और बाकी स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बल ये सारे क्या होंगे, इसके गलत जवाब होंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मूल बल होते हैं, क्या ध्यान रखना है कि जितने भी मूल बल होते हैं आपके पास, उनमें सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 था। ठीक है, आई होप आप चीजों को अब तक समझ पा रहे होंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ऐसे ही हर रोज कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए श्री लाइव के साथ में। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, सीखते रहिए रोज कुछ नया। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।